जरा सोचिए, एक ऐसा दौर जहां राजा के मुंह से निकला हर एक शब्द ही अपने आप में पत्थर की लकीर यानी कानून हुआ करता था। कोई सवाल नहीं, कोई बहस नहीं। नमस्कार। आज के इस वैचारिक विश्लेषण में हम बात करेंगे जॉन लॉक और उनके सीमित राज्य के सिद्धांत की। ये वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने पहली बार राजाओं की असीमित शक्तियों को सीधी चुनौती दी और सच कहें तो आधुनिक लोकतंत्र की पूरी नींव ही रख दी। चलिए, आज के इस विश्लेषण का रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे सीमित राज्य के परिचय से, फिर इसके मुख्य स्तंभों को समझेंगे, प्राकृतिक अधिकार और कानून पर बात करेंगे, आधुनिक लोकतंत्र पर इसके प्रभाव को देखेंगे और अंत में इस सिद्धांत की कुछ प्रमुख आलोचनाओं पर भी नजर डालेंगे। भाग 1, सीमित राज्य का परिचय। लॉक की इस जीनियस सोच को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस समय की सबसे बड़ी समस्या को देखना होगा। ये वो दौर था जब राजा दैवीय अधिकार या डिवाइन राइट का दावा करते थे, मतलब भगवान ने उन्हें हम पर राज करने के लिए भेजा है। इसके ठीक उलट लॉक एक बिल्कुल ही क्रांतिकारी विचार लेकर आए कि सत्ता आसमान से नहीं टपकती, बल्कि ये आम जनता की सहमति से आती है। कितना बड़ा शिफ्ट है ये, है ना? भाग 2, सिद्धांत के मुख्य स्तंभ। अब बात करते हैं सामाजिक समझौते या सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। ये इस पूरी थ्योरी का असली गेम चेंजर है। देखिए, लॉक का साफ कहना था कि राज्य या सरकार का निर्माण किसी ईश्वरीय चमत्कार से नहीं होता, बल्कि ये जनता के आपसी समझौते का नतीजा है। मतलब पावर का असली सोर्स कोई और नहीं, बल्कि आप और हम यानी पब्लिक है। और जो भी शासक कुर्सी पर बैठा है वो सीधे तौर पर जनता के प्रति जवाबदेह है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि किसी भी सरकार को अनलिमिटेड पावर नहीं दी जा सकती। सरकार को बस उतनी ही ताकत मिलनी चाहिए जितनी एक व्यवस्थित समाज को चलाने के लिए जरूरी है। कोई मनमानी नहीं चलेगी। संविधान और कानून सबसे ऊपर होने चाहिए। भाग 3, प्राकृतिक अधिकार और कानून। अब जब सरकार की पावर लिमिट कर दी गई है तो उसका मुख्य काम क्या बचता है? लॉक के अनुसार किसी भी सरकार का इकलौता काम है नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना। और ये 3 बुनियादी अधिकार हैं: जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। लॉक का मानना था कि राइट्स हमें जन्म से मिले हैं, कोई राजा इन्हें खैरात में नहीं बांटता। और सुनिए, अगर कोई सरकार इन्हें नहीं बचा पाती तो उसी क्षण वो अपनी वैधता खो देती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ा ऐतिहासिक सवाल खड़ा होता है। क्या होगा अगर सरकार खुद ही अत्याचारी बन जाए? अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए और जनता के अधिकारों को कुचलने लगे, तो ऐसी भयानक स्थिति में आम नागरिक क्या करे? इसका जो जवाब लॉक ने दिया वो उस समय के हिसाब से किसी धमाके से कम नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर सरकार अपनी हदें पार करे तो जनता के पास बगावत करने और उस अत्याचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का पूरा अधिकार है। उस जमाने में सत्ता के खिलाफ बोलना पाप माना जाता था, पर लॉक ने इसे जनता का परम अधिकार बना दिया। और यहीं से निकलकर आता है रूल ऑफ लॉ या कानून के शासन का कंसेप्ट। इसका सीधा सा फंडा है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। जी हाँ, देश का शासक भी नहीं। समाज किसी एक शक्तिशाली नेता के मूड से नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण और सबके लिए समान कानूनों से चलना चाहिए। भाग 4, आधुनिक लोकतंत्र पर प्रभाव। अब आप सोच रहे होंगे कि 17वीं शताब्दी के इन विचारों का आज क्या असर है। तो जरा इतिहास का ये डोमिनो इफेक्ट देखिए। लॉक द्वारा दिए गए विद्रोह के अधिकार ने सीधे तौर पर अमेरिकी क्रांति में आग में घी का काम किया, और फिर यही चिंगारी फ्रांस की क्रांति तक पहुंची, और देखते ही देखते इसने दुनिया भर के आधुनिक संवैधानिक लोकतंत्रों का नक्शा तैयार कर दिया। आज हम जिन मानवाधिकारों की बात करते हैं या जिस संवैधानिक शासन को हम दुनिया भर में देखते हैं, वो सब इसी थ्योरी की देन है। निरंकुश राजतंत्र का पूरी तरह से सफाया करने में लॉक के इन विचारों ने एक चट्टान की तरह काम किया। भाग 5, सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाएं। पर देखिए, किसी भी विषय का विश्लेषण तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम उसके दूसरे पहलू को न देखें। कुछ आधुनिक विद्वान लॉक की आलोचना भी करते हैं। उनका तर्क है कि लॉक ने संपत्ति के अधिकार पर कुछ ज्यादा ही फोकस कर दिया था, और आलोचकों के हिसाब से इस तरह के फोकस ने अनजाने में ही सही, लेकिन लंबे समय में समाज के अंदर भारी आर्थिक असमानता को बढ़ावा दिया है। इन अकादमिक डिबेट्स और वैध आलोचनाओं के बावजूद एक बात तो तय है, राज्य की शक्ति को सीमित करने का जो मूल विचार है वो आज भी कमजोर नहीं पड़ा है।
एक सही ढंग से चलने वाले लोकतांत्रिक समाज के लिए सत्ता का सीमित होना आज भी सार्वभौमिक रूप से सबसे जरूरी माना जाता है। तो इस विश्लेषण का समापन हम इस बहुत ही पावरफुल विचार के साथ करते हैं, सरकार जनता की सेवक है, स्वामी नहीं। जरा सोचकर देखिए, मालिक से नौकर तक के इस एक शिफ्ट ने नागरिकों और राज्यों के रिश्ते को कैसे पूरी तरह से पलट कर रख दिया। लेकिन अंत में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। क्या आज की आधुनिक सरकारें, जिनके पास असीमित तकनीकी और सैन्य ताकत है, वो वाकई में खुद को जनता का सेवक मानती हैं? सोचिएगा जरूर।